जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 84 क्वेश्चंस के बारे में। ये 84 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम्स में। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से हर एक क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। आपका पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। पूछ रहा है सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का विधेयक कब पारित किया गया। आपका ऑप्शन ए है जून 2002, बी अप्रैल 2003, सी जून 2005 और डी जुलाई 2006। अगर आपको इसका जवाब पहले से पता है तो कमेंट में लिख के बताएं। ये जो सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक है, इसके माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक शासन व प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जून 2005 में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारिया आयोग का संबंध है। पूछ रहा है सरकारिया आयोग का संबंध है यानी किससे है। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से, बी नदी पानी बंटवारे से, सी सूचना के अधिकार से और डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो किससे है सरकारिया आयोग का संबंध? जल्दी से बताएं किससे है। तो आप भारतीय संविधान का भाग 11 पढ़ेंगे। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है और उसी के अंतर्गत सरकारिया आयोग के बारे में भी बताया गया है, यानी सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखेंगे, पूछ रहा है पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार को, बी केंद्र सरकार, सी चुनाव आयोग और डी ग्राम पंचायत को। तो ये जो चुनाव की बात कर रहा है, चाहे पंचायतों के चुनाव की बात करें, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, किसी के भी चुनाव की बात करें, निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो हमेशा चुनाव से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? चुनाव आयोग को प्राप्त होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। चुनाव से संबंधित हमेशा निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग लेता है, चाहे वो जिसकी भी बात करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है कि इसके अध्यक्ष थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे जो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? ए है केसी नियोगी, बी केसी पंत, सी के संथानम और डी वाई बी चौहान। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हुए। कौन हुए? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए। और पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? 1951 में गठित हुआ। डेट भी कभी कभी पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन हुए। तो जल्दी से बताएं प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन हुए भारत में। ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी टी स्वामीनाथन और डी टी एन शेषण। तो ये जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, ये कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन क्या थे? पहले निर्वाचन आयुक्त हुए, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हुए। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में 2 अक्टूबर 1959 को कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। डेट भी पूछता है। जो प्रारंभ किया गया ये कहाँ से शुरू किया गया पूछा जाता है। ऑप्शन आपको दे रहा है नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो देखेंगे ये जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को
1959 में। ये कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान के नागौर से क्या प्रारंभ किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, वहीं से शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, पूछ रहा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किस उद्देश्य से, ये किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है एग्जैक्टली। ऑप्शन आपके पास है पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, और आरक्षण की व्यवस्था से। तो जल्दी से बताएं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ये किससे संबंधित थी बलवंत राय मेहता समिति? तो आप भारतीय संविधान का चौथा भाग पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्राविधान किसमें हैं? अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। और ये बलवंत राय मेहता समिति इसी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, तो कभी कभी अनुच्छेद भी पूछता है कि पंचायतों के गठन का प्राविधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूछ रहा है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम। भाषा के आधार पे कौन सा पहला राज्य भारत में गठित किया गया, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताएं, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? तो देखेंगे, भाषा के आधार पे एक ही राज्य है जिसका गठन किया गया था, भारत का एकमात्र राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पे किया गया था, यानी भाषाई आधार पे किया गया था। और वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एकमात्र भारत का राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पे किया गया था। और अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1950, 1952, 1962, 1972 में। तो देखेंगे, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी है, इसके गठन की बात जो की गई है वो कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950 में। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी एनडीसी का गठन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम योजना आयोग यानी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया, ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950 और 25 दिसंबर 1950। तो देखेंगे, ये जो पहला योजना आयोग यानी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था, इसका गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पूछ रहा है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, यानी प्लानिंग कमीशन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पूछ रहा है आपसे। तो जो प्लानिंग कमीशन होता है, योजना आयोग होता है, इसका हमेशा जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे। पूछ रहा है वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किया गया है? ऑप्शन दे रहा है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 180। जल्दी से बताएं, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किया गया है? तो देखेंगे, ये जो वित्त आयोग है इसके गठन का प्राविधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी 280 में, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला देखेंगे।
पूछ रहा है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नगर पालिका से, बी शिक्षा के मौलिक अधिकार से, सी काम के अधिकार से और डी पंचायती राज से। तो बताइए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखेंगे ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आप भारतीय संविधान की अनुसूची 8 पढ़ेंगे, उसमें भाषा की बात की गई है, भाषाओं की लिस्ट दी हुई है, भाषाओं की बात की गई है। और भारतीय संविधान का भाग 17 पढ़ेंगे, वो राजभाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस भाग में राजभाषा का प्राविधान किया गया है, तो 17 में किया गया है। और पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, कितनी भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है। तो आपका ऑप्शन 18, 19, 22 और 24 है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 22। तो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है अनुसूची 8 में, ठीक। और भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्राविधान किया गया, उसमें भी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अनुसूची 8, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो देखेंगे ये जो दल बदल कानून है ये पार्टियों के दल बदलने से संबंधित है, यानी जो पार्टियां दल बदल लेती हैं उसी के संबंध में प्राविधान किया गया है कि पार्टियां कब अपना दल परिवर्तित करेंगी, कब एक दल से दूसरे दल में परिवर्तित होंगी, उसी से संबंधित प्राविधान है दल बदल कानून में। और ये दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्राविधान किया गया है। देखिए 10 से दल बदल और 10 से 10, ठीक। तो याद रखेंगे दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। अगला देखेंगे, पूछ रहा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। तो कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है। तो ये ऑप्शन ए है 30 दिन, बी 60 दिन और सी 90 दिन और डी 180 दिन। तो कितने दिन की स्वीकृति, कितने दिन में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। पूछ रहा है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक एक बार में अधिकतम लागू रह सकता है। तो कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन एक बार में लागू रह सकता है। ऑप्शन ए है 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी 1 माह। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 6 माह तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन एक बार में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। तो कितने समय तक, 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी 6 माह तक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा यानी फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा
की जा सकती है। किस अनुच्छेद में पूछ रहा है, फिनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में की जा सकती है, किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है 358, 369, 360 और संविधान में वित्तीय आपात का प्राविधान नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपातकालीन उपबंध है जो अभी तक कभी लगाया नहीं गया है, तो वो कौन सा है? वित्तीय आपात आज तक कभी भी लगाया नहीं गया है, अभी तक कभी भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की अधिकतम अवधि है, यानी अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की लगाया जा सकता है, अधिकतम कितने समय तक? तो कितने समय तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 2 माह, ऑप्शन बी है 6 माह और ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 3 माह तक, 3 वर्ष, ये सब वर्ष में है, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन देखेंगे आपका डी सही होगा, 3 वर्ष, यानी ऑप्शन डी यानी 3 वर्ष सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? ये राष्ट्रपति शासन का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है 355, बी 356, 358 और डी 36। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 368 के तहत। तो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन से संबंधित? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात से और 356 ये किससे है? राष्ट्रपति शासन से, और 352 ये देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो ये तीनों आर्टिकल याद रखेंगे, ये बार बार ये भी पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1 बार भी नहीं। तो देखेंगे ये जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है, अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और ये तीनों बार कब कब हुआ था? तो देखेंगे पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, और दूसरी बार भारत चीन युद्ध के दौरान, और तीसरी बार अशांति के आधार पे राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और इसी के बाद फिर ये प्राविधान किया गया कि अब कभी भी अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जाएगा, और अब अशांति के आधार पे नहीं लगाया जा सकता। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में यानी किन स्थितियों में कर सकता है? यानी राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 352 कब लगा सकता है राष्ट्रपति? क्या प्राविधान है? किस
स्थिति में लगाया जाएगा? ऑप्शन ए है युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र सैनिक विद्रोह होने पे यानी सशस्त्र विद्रोह, और डी ये सभी। तो देखेंगे ये जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है, जब कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे यानी कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए, या सशस्त्र सैनिक विद्रोह हो जाए, यानी इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक, ये सभी। अगला देखेंगे, अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट अपना स्वयं का है? तो ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पांडिचेरी और कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें से सही क्या होगा? ऑप्शन डी। तो कोई बताएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे उसका खुद का उच्च न्यायालय है? तो देखेंगे दिल्ली एकमात्र भारत का केंद्र शासित राज्य है जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो दिल्ली केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? यानी भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है? ये किस अनुच्छेद में प्राविधान किया गया है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है 129, बी 131 और डी 143 और ए क्या दिया है 145। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो आप अनुच्छेद केवल ध्यान देंगे, ऑप्शन नहीं, ठीक। तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? 143 यानी 143, ठीक। यानी अनुच्छेद 143 के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है, देने से मना भी कर सकता है। और जो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, उसको राष्ट्रपति चाहे माने या न माने, वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है भारत के राष्ट्रपति को, यानी भारत का राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। और ये जो परामर्श दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कम से कम 5 जज मिल के परामर्श देते हैं, यानी 5 जजों की बेंच मिल के परामर्श देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? पूछ रहा है कौन सा हाई कोर्ट है, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय कह सकते हैं कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जो एशिया का सबसे बड़ा है, यानी भारत का भी सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और इसी में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कार्य करते हैं। और अगर पूछे कि सबसे छोटा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है, तब क्या बताएंगे? गुवाहाटी है। और इलाहाबाद सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? यानी पूछ रहा है कौन सा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है जिसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, यानी सबसे ज़्यादा खंडपीठ किसके हैं, ये एग्जैक्टली पूछ रहा है। तो किसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी गुवाहाटी और डी मद्रास। तो देखेंगे ये जो सबसे छोटा हाई कोर्ट गुवाहाटी है, सबसे छोटा हाई कोर्ट भारत का कौन सा है? गुवाहाटी है। ये इसी गुवाहाटी हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा खंडपीठ हैं, यानी इसी की सबसे ज़्यादा अधिकारिता इसी की है, सबसे ज़्यादा अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पे किसकी है? गुवाहाटी की है। और सबसे ज़्यादा खंडपीठ भी गुवाहाटी हाई कोर्ट की है। गुवाहाटी हाई कोर्ट भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है, ठीक, लेकिन सबसे सर्वाधिक अधिकारिता क्षेत्र है गुवाहाटी का, ठीक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखेंगे, पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं
उनकी सीमा क्या है, वो कितने उम्र तक कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखेंगे ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, चाहे हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट, दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष। कितना होना चाहिए, 65 वर्ष होना चाहिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी अधिकतम उम्र होनी चाहिए, 62 वर्ष। यानी 62 वर्ष तक कोई भी न्यायाधीश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतया अपना पदभार ग्रहण किए रह सकता है। किस उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की जिक्र करेगा तो क्या बताएंगे, 65 वर्ष। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यायाधीश यानी सामान्य रूप से न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 62 वर्ष बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। पूछ रहा है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो बताइए जल्दी से, कौन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो देखेंगे चाहे हाई कोर्ट की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दोनों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय, कितने हाई कोर्ट भारत में हैं। तो देखिए इसके पहले भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे, 24 थे। लेकिन वर्तमान समय में इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। ठीक, इस समय कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, 25 हाई कोर्ट हैं। और ये जो 25वां हाई कोर्ट गठित किया गया, 25वां हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में, कहाँ पे, अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2019 को की गई। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे ये डेट कि 25वें हाई कोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी 2019 को की गई। अब भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय 25 हैं। अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए। तो जल्दी से बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ए है KN वांगचू, बी GV मावलंकर और सी हीरालाल जे कनिया और डी सुकुमार सेन। कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GV मावलंकर थे। कौन, GV मावलंकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो हमने आपको बताया कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनका कितना होता है, 62 वर्ष। तो यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन 5 वर्ष, 7 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 65 वर्ष। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना, 65 वर्ष तक होता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि चाहे हाई कोर्ट पूछे चाहे सुप्रीम कोर्ट पूछे, न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? 34 है। ठीक, 34 है न्यायाधीशों की कुल संख्या। ये जो 34 है न्यायाधीशों की कुल संख्या, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, तो टोटल कितना है? 34 संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आप सबको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। ठीक, अगला देखेंगे। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी सीएजी की बात कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं। तो सीएजी का पूछ रहा है कि कौन नियुक्त करता है? तो देखेंगे सीएजी ये केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। राज्यों के और केंद्र के यानी संसद से जो भी धन खर्च होता है उसके केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। और ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सीएजी अपनी जांच करके रिपोर्ट किसे देता है? तो सीएजी अब जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये प्रश्न ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जब जाँच करेगा। और जब राज्य के वित्तीय लेखाओं की जाँच करेगा तो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्य के राज्यपाल को देगा। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन नियुक्त करता है सीएजी को, यानी केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ये वर्तमान में प्राप्त नहीं है बल्कि प्राप्त था, चूंकि अब तो समाप्त कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया था यानी प्राप्त था विशेष राज्य का दर्जा? तो विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया जाता है? अनुच्छेद 370 के माध्यम से, यानी ऑप्शन सी सही होता। अगला देखेंगे। अगला है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की तो आपसे पूछ रहा है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो चाहे विधानसभा की पूछे, चाहे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछे, चाहे लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछे, चाहे राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे, हमेशा क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबके सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? पूछ रहा है विधानसभा में वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए अनिवार्य हैं? तो कितने अधिवेशन होने चाहिए? कम से कम 2 अधिवेशन कम से कम होने ही चाहिए विधान सभा के। ठीक, तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 2 अधिवेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्या पूछ रहा है? राज्य का मंत्रिमंडल। ठीक, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन क्या दिया है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो ये जो मंत्रिमंडल होता है, चूंकि राज्य की बात कर रहा है तो राज्य का मंत्रिमंडल हमेशा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये क्या पूछ रहा है? मंत्रिमंडल। अगर पूछे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा तो क्या बताएंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन यहाँ राज्य का मंत्रिमंडल पूछ रहा है तो क्या सही होगा? विधानसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषदें विद्यमान हैं? कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है, ये पूछ रहा है। तो देखेंगे
इसके पहले 7 राज्य थे जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में कुल 5 ही राज्यों में विधान परिषद गठित की गई है। जो 7 राज्य थे, 2 राज्यों की विधान परिषद अब नहीं रह गई है। ठीक, तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें हैं? 5 राज्य। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। विधानसभा पूछ रहा है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 500, बी 525, सी 552 और डी 475। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 500। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 अधिकतम हो सकती है विधानसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की पूछ रहा है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन केंद्र की अगर पूछे कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन दिया है 3 माह, 5 माह, 6 माह और कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 6 माह। चूँकि चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, यानी 2 लगातार अधिवेशनों के बीच कितना गैप होना चाहिए? 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 6 माह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। क्या पूछ रहा है? लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, इसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 12 और 2, बी 2 और 12, सी 5, 7 और डी 5, 7। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य और राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य। और ये जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये कला, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, समाज सेवा इन सब से संबंधित होते हैं। ठीक, ये भी कभी कभी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारतीय पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के पहले नहीं पूछ रहा है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछ रहा है पहले भारतीय गवर्नर जनरल, वो भी स्वतंत्र भारत के कौन हुए, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन हुए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका ऑप्शन ए होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, इन्हीं को क्या कहते हैं? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए भारत के? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन हुए पहले राष्ट्रपति? कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन बी सही होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसका प्रशासन कौन चलाता है, शासन कौन करता है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन प्रशासन करेगा। यानी संघ में कौन शासन प्रशासन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अधीनस्थ यानी जो जिसको नियुक्त कर देगा भारत का राष्ट्रपति, शासन प्रशासन उसी के माध्यम से किया जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? बी। ठीक, अगला देखेंगे। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश,
केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अगर राज्य की पूछे, यहाँ पे पूछ क्या रहा है केंद्र सरकार का, लेकिन पूछे राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तब क्या बताएंगे? महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है किस विधेयक को धन विधेयक, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी पूछ रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये कौन निर्धारित करता है, कौन प्रमाणित करता है? तो देखेंगे ये जो धन विधेयक है इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यसभा। तो ये जो धन विधेयक है इसको कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। लोकसभा का स्पीकर इसका निर्धारण करता है। आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन एक प्रश्न और बार बार पूछता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो निम्न सदन में, यानी लोकसभा में। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में लाया जाता है पहले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा में क्या पूछ रहा है? अधिकतम पूछ रहा है, कितनी है सदस्य संख्या नहीं, अधिकतम कितनी है। ठीक, तो ऑप्शन दिया है 238, 245, 250 और 268। और पूछ क्या रहा है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 250 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ये पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य वर्तमान में हैं, तो क्या बताएंगे? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? 250 की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कितनी अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में हो सकती है? अभी तक हमने क्या देखा? राज्यसभा में। ऑप्शन ए है यहाँ पे 542, बी 545, सी 550 और डी 552। तो पूछ रहा है लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? कहाँ पे? लोकसभा में। कितनी संख्या है नहीं, कितनी संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 552। आपका ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन वर्तमान में कितनी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है? 545। अगर पूछे कि कितनी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है तो क्या बताएंगे? 545। और कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? इसको हमने पहले ही बताया जब राज्य वाला पूछा गया था प्रश्न कि मंत्रिपरिषद पूछेगा, यानी केंद्र सरकार के बारे में पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर पूछे राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तब ये राष्ट्रपति नहीं, ये होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको ध्यान देंगे कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन राज्य का पूछे कि राज्य का मंत्रिमंडल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और मंत्रिपरिषद जब पूछेगा तो क्या बताएंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? पूछ रहा है कितने दिनों के भीतर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है यदि कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री भी ना हो। तो कितने दिनों के भीतर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह। ठीक, ऑप्शन क्या सही होगा? बी, यानी 6 माह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की, यानी
प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, यानी उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कौन है? राज्यसभा है आपका। ठीक, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, यही नाम पूछ रहा है। देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, अस्थाई सदन भी इसी को कहा जाता है। चूंकि ये जो राज्यसभा है इसको राष्ट्रपति कभी विघटित नहीं कर पाता, इसीलिए इसको अस्थाई सदन, राज्यसभा, अपर हाउस, ऊपरी सदन, उच्च सदन, ये सब किसके नाम हैं? राज्यसभा के नाम हैं। ये नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में पूछ रहा है। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में पूछ रहा है कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। और लोकसभा पूछेगा तो कितने सदस्यों को? लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में वोट कौन कौन देता है? राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हीं को क्या कहेंगे? निर्वाचक मंडल। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य और डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल और डी इन सभी में। तो पूछ रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात पूछ रहा है। तो किसके अंदर कार्यपालिका शक्ति निहित होगी? तो किसमें होगी? राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ठीक, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, यानी कमांडर कौन होता है? भारतीय सेनाओं का जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों का कमांडर कौन होता है? मुख्य सेनापति कौन होता है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री। कौन होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का कमांडर? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट का प्राविधान है, महाभियोग का प्राविधान है, वो किस सदन में लाया जाता है? किस सदन में सबसे पहले लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा और डी किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग का आरोप से संबंधित प्राविधान। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी किसी भी सदन, यानी चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये कट गया क्वेश्चन, यहाँ पे है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपको बताना है निर्विरोध कौन राष्ट्रपति चुने गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, यानी ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे नी से नीलम और नी से निर्विरोध। ठीक, तो याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव किस विधि से करवाया जाता है? ऑप्शन दे रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व,
बी एकल संक्रमणी, बी सी अप्रत्यक्ष मतदान और डी ये सभी। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि जनता भाग नहीं लेती, भारत की जनता नहीं बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष उसको कहेंगे जिसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। तो राष्ट्रपति को तो हम चुनते नहीं है, राष्ट्रपति को तो जिसको हमने चुना है वो चुनता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि होता है, इसमें भी थोड़ा सा मात्रा कट गई है, इसको ध्यान देंगे। ये पूछ रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, यानी राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पे बना रहता है। तो ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, और सी क्या है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो देखेंगे ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, क्या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित किए गए सदस्य, चूँकि लोकसभा, राज्यसभा में क्या मनोनीत कुछ सदस्य होते हैं, तो मनोनीत वाले नहीं, जो निर्वाचित हुए रहते हैं वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन दिया है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की शक्ति, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? यानी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भारतीय संविधान में किसकी अनुशंसा पे यानी किसकी सिफारिश पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति और देवराज अरस समिति। तो कौन सी समिति के सिफारिश पे? तो यहाँ पे देखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछ रहा है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं वर्तमान में। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? 10, 11, 12 और 13। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 हैं। ठीक, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की गई है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। जल्दी से बताएं कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो ये देखेंगे ये जो मूल कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है।
रूस के संविधान से लेके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। रूस के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना भी रूस के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के को निर्देश देता है कि वह क्या करें, यानी राज्यों को अनुच्छेद 40 पूछ रहा है किससे संबंधित है, यानी अनुच्छेद 40 ये क्या निर्देश देता है। तो आप भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, जल्दी से देख के बताएं ऑप्शन। ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी पर्यावरण की रक्षा करे, सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे और डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचायतों का गठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 40 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है पूछ रहा है आपसे। तो लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे तो इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, यानी वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है किसमें निहित है। ऑप्शन दिया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? कितने उम्र तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे 6 से 14 वर्ष, एक और भी है आर्टिकल जो 0 से 6 की बात करता है। ठीक, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है। ये किस अनुच्छेद में? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22। तो क्या सही होगा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ठीक, और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। और एक प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है कि कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते, अनुच्छेद पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 ये कभी भी निलंबित नहीं होते, ये दोनों अनुच्छेद अनिलंबनीय हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक कौन है ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी आ और बा यानी ए और बी और डी संसद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा? हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो कौन है मूल अधिकारों का रक्षक? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? ऑप्शन ए है 44वें, बी 46वें, सी 42वें और डी 52वें। तो देखेंगे आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और क्या बनाया गया था? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बताया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है ये मानवाधिकार हो गया है। क्या? मानवाधिकार। याद रखेंगे कि मानवाधिकार हो गया है। इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है? मानवाधिकार हो चुका है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया। लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये मौलिक अधिकार से हटाया गया था उस समय क्या बनाया गया था? कानूनी अधिकार। वर्तमान में मानवाधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने हैं? वर्तमान समय में कितने हैं? और मूल अधिकार की यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है भारतीय नागरिकों के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 6 है। वर्तमान में कितना है? 6। लेकिन मूल संविधान में
कितने थे मौलिक अधिकार? 7 थे। एक जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, तो शेष कितने बचे हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को पास हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रगान को कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और सी 15 अगस्त 1947, और डी 22 जुलाई 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखेंगे 24 जनवरी 1950 को, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं, और ये राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ये भी पूछा जाता है। और अभी हाल में ही एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि राष्ट्रगान के रचयिता ने राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या कहा है? तो राष्ट्रगान के रचयिता ने राष्ट्रगान को अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्या अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बताया है। इसका ट्रांसलेशन क्या किया है राष्ट्रगान का? अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? कि आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सी प्रस्तावना, और डी संशोधन प्रक्रिया। तो किसे आत्मा माना जाता है भारतीय संविधान का? ये क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना, यानी कब रिपब्लिक बना? तो आपको पता है भारत का संविधान जब लागू किया गया उसी समय भारत गणतंत्र बना। तो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संपूर्ण देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया, इसीलिए रिपब्लिक डे के रूप में, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया भी जाता है प्रत्येक 26 जनवरी को। ठीक, तो 26 जनवरी को गणतंत्र बना भारत। ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू किया गया? पूर्णतः पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कब लागू किया गया भारतीय संविधान, पूछ रहा है पूर्णतः कब लागू किया गया। तो आपको पता है भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो देखेंगे 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का कुछ प्राविधान लागू कर दिया गया था, इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? पूर्णतः लागू कब किया गया? तो पूर्णतः का 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के अंतिम रूप से, यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है सेंटेंस। ये पूछ रहा है कि संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान के द्वारा कब पारित कर दिया गया, ये पूछ रहा है। तो कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान सभा के द्वारा पूरी तरह से, यानी अंतिम रूप से। यहाँ पे अगर यही अंतिम शब्द न प्रयोग करता तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता? 26 जनवरी 1949 हो जाता। लेकिन ये यहाँ पे अंतिम कह रहा है, तो अंतिम रूप से क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखेंगे जो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो क्या बताएंगे? अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थाई अध्यक्ष बने थे, और बाद में उनकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद किसे बनाया जाता है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय संविधान निर्मित किया जा रहा था उस समय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो वो कौन माने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा और भारतीय संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, तो हमने आपको अभी बताया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946 को कब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, और संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 166 बैठकें हुई थी। और आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे, ये आपको कमेंट में बताना है। कुल बैठकें कितनी हुई थी? 166। तो ये 84 क्वेश्चन का सीरीज आज का पूरा हुआ। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।